everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड। बट देखो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल। अगर हम लोग देखें कि एक ग्लूकोज से कितना ATP बन रहा है, अगर एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कितना ATP हमें मिलेगा, तो ये पॉसिबल है कि हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिस है। इसको हम रियल लाइफ में नहीं बता सकते कि एक ग्लूकोज से कितना ATP बन रहा है। कैसे? चलो देखते हैं। रीज़न ये है कि देयर इज़ अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with one substrate forming the next and with glycolysis TCA and ETS pathway following one after another। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थ्योरी के तौर पे बात करें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना ATP बन रहा है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भाई एक ग्लूकोज है, वो टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 पायरुविक एसिड फिर फर्दर रिएक्शन में जाएंगे, एसिटाइल कोए बनेगा, एसिटाइल कोए से फिर वो दोनों चले जाएंगे TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में, फिर वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और इस तरह से हमें जो भी नेट ATP मिलेगा हम आपको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन हमने ये कब बताया? जब हर एक स्टेप को हमने 1 बाय 1 करके देखा। लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एक ही जगह पे ग्लाइकोलिसिस भी हो रहा है, TCA साइकिल भी चल रहा है, ETS भी हो रहा है, सब कुछ चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, मान लो ये 5 बजे हुआ तो ये 5:30 में होगा, ये 6 बजे होगा, ऐसे नहीं होता है। 5 ही बजे ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो आप इस तरह से नहीं, क्योंकि आप सेल के अंदर एक ग्लूकोज नहीं ना है, वहाँ पे तो बहुत सारे ग्लूकोज हैं, तो आप कैसे बताइएगा? तो एक तो रीज़न ये हो गया जिसकी वजह से आप नहीं बता सकते कि कितना ATP आपको बना। दूसरा रीज़न ये है कि the NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा रीज़न ये है कि जो NADH जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में, याद करो जो ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें NADH बन रहा था। जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे कहाँ पे चल रहा था? साइटोप्लाज्म में। और जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो NADH कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म से NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। कोई भी दूसरा जो भी इंटरमीडिएट आपको बना है वो यूटिलाइज नहीं होता है दूसरे कंपाउंड को बनाने में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटरमीडिएट आपको बना था वो सारा का सारा वैसे ही रहेगा, कहीं और यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा ओनली ग्लूकोज इज़ बीइंग रेस्पायर्ड, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज रेस्पायर करता है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएटरी स्टेज। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ग्लूकोज जाता है रेस्पिरेशन में। अगर आप ये सोचोगे कि फ्रुक्टोज भी रेस्पिरेशन में चला जाएगा, माल्टोज चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही है। मतलब कि ग्लूकोज, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, तो ग्लूकोज का आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज जो है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन में जाएगा, फ्रुक्टोज वगैरह दूसरे कोई भी सबस्ट्रेट नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। क्या कौन कौन सी बात है? तो पहला ये कि हर एक स्टेप चलता रहता है साथ में, एक एक करके नहीं होता बल्कि एक ही टाइम पे सारे स्टेप होते हैं। दूसरा ये कि NADH जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और उसका वहाँ से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तीसरा ये कि जो भी इंटरमीडिएट बीच में बनता है वो सारा का सारा वैसे ही रहता है, दूसरे कंपाउंड को बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो ग्लूकोज होता है सिर्फ और सिर्फ यही रेस्पिरेशन में जाता है, ठीक है। But this kind of assumption are not really valid in living system। जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी वो सब के सब लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं है। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, देखो ये आपको याद रखना है।
जितने भी पाथवे होते हैं सारे के सारे, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे रिएक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं एंड डोंट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ये एक दूसरे के बाद नहीं होते, ठीक है। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी, एटीपी इज यूटिलाइज एज एंड व्हेन नीडेड। एंजाइम रेट्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल मीन्स। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो जो भी सबस्ट्रेट पाथवे में इंटर करेगा वो ज़रूरत के हिसाब से उसमें विड्रॉ भी हो जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन भी होगा जब ज़रूरत होगा, नहीं ज़रूरत होगा तो निकल जाएगा। एंजाइम का भी जो रेट होगा वो बढ़ेगा घटेगा। येस, इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence टोटल जो ATP बनता है वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये तो था रेस्पिरेटरी शीट, ठीक है। अब देखते हैं फर्मेंटेशन अकाउंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जो फर्मेंटेशन होता है अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन। फर्मेंटेशन में ब्रेकडाउन तो होता है ग्लूकोज का लेकिन पार्शियली होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली टूट जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर CO2 एंड वाटर बनता है। दूसरा ये कि इफ़ in fermentation there is a net gain of only 2 molecule of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि नेट गेन जो होता है मॉलिक्यूल, सिर्फ 2 ही ATP बनता है एक ग्लूकोज से, ठीक है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें ज़्यादा ATP बनता है और NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में, जो स्लोली ऑक्सीडाइज होता है फर्मेंटेशन में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन जो होता है विग्रस हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से टूट जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।